आपको वो दिन तो याद होगा जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने एक एयर स्ट्राइक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। कासिम सुलेमानी का कद ईरान के पावर स्ट्रक्चर में इतना बड़ा था कि ईरान के सबसे ताकतवर नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के बाद अगर ईरान में किसी को दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति समझा जाता था तो वो थे जनरल कासिम सुलेमानी। दूसरी तरफ सुलेमानी को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता था। अमेरिका ने कुद्स फोर्स को 25 अक्टूबर 2007 को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और इस संगठन के साथ किसी भी अमेरिकी के लेन देन उठने बैठने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिए थे। सद्दाम हुसैन के साम्राज्य के पतन के बाद 2005 में इराक की नई सरकार के गठन के बाद से प्रधानमंत्री इब्राहिम अल जाफरी और नूरी अल मलिकी के कार्यकाल के दौरान वहां की राजनीति में सुलेमानी का प्रभाव बढ़ता चला गया। 23 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब और बहरीन ने भी अमेरिका के प्रभाव में आकर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी और इसकी कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को भी आतंकवादी घोषित कर दिया और इसके बाद से ही जनरल सुलेमानी अमेरिका के निशाने पर था। 3 जनवरी को जब बगदाद एयरपोर्ट पर उनके 2 कारों के काफिले पर ड्रोन से निशाना लगाया गया तो उस वक्त वो जिन लोगों के साथ सफ़र कर रहा था उसमें कताइब हिजबुल्लाह के नेता अबू मेहंदी अल मुहंसिद भी शामिल था। 2009 से ही अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था। उसने इसके कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस को वैश्विक आतंकवादी भी करार दिया था। जनरल सुलेमानी के साथ साथ अबू मुहंसिद भी मारा गया। हाल ही में एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच विवाद गर्मा गया जब पति पत्नी पीटर बेकर और सुसन ग्लेसर के द्वारा लिखी गई किताब द डिवाइडेड ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस के द्वारा यह बताया गया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह डर था कि ईरान अमेरिकी ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर देगा, जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। यदि बात करें ईरान की तो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इस बात को कबूल चुके हैं कि अगर ट्रंप और उनके साथी माइक पोम्पियो पर जनरल सुलेमानी की हत्या के आपराधिक कांड के लिए निष्पक्ष अदालत में मुकदमा नहीं चलाया गया तो ईरानी मुसलमान हमारे शहीद का बदला लेंगे। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध होता है तो इसके कारण भारत पर क्या असर पड़ेगा? एशियाई देशों में सबसे अधिक असर भारत पर ही पड़ने वाला है कि भारत की जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल स्थिति दोनों ही इस युद्ध के कारण बिगड़ सकती है। कारण है भारत के दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध। राजनीतिक रूप से ईरान भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे में उसकी किसी एक राष्ट्र के साथ खड़े होने से दूसरे के साथ बुराई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। युद्ध के और बढ़ने पर चीन और रूस जैसी शक्तियां भी पक्ष और विपक्ष में आने के कारण स्थिति और भयावह हो सकती है। चीन के बाद भारत ही वह देश है जो ईरान से सर्वाधिक कच्चा तेल खरीदता है। भारत अपनी ज़रूरतों का 38% तेल सऊदी अरब और ईरान के साथ संयुक्त रूप से खरीदता है। यदि जियोग्राफिकली देखा जाए तो ओमान और ईरान के बीच में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। इसके पर्शियन गल्फ में दुनिया के तेल भंडार और उत्पादन का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है। यह खाड़ी ईरान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ साझा की जाती है। अगर ये संकट और बढ़ता है तो ईरान अपने इलाके से गुजरने वाले तेल के जहाज़ों को रोक सकता है और असर यह होगा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कमी हो जाएगी और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए टेंशन्स का असर भारत द्वारा ईरान में इन्वेस्ट किए हुए मेगा बिलियन प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट पर भी पड़ेगा। भारत ने 2016 में $8 बिलियन इन्वेस्ट करके चाबहार पोर्ट का विकास और संचालन करने का जो सपना देखा था वह निरस्त हो सकता है, जिसका मेन मकसद था इंडिया का अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के साथ प्रमुख परिवहन और व्यापार गलियारे के रूप में जुड़ना। इसके अलावा पूरी दुनिया में ईरान के बाद सबसे अधिक शिया मुसलमान भारत में रहते हैं। दोनों देशों के संबंध वर्तमान में तो सही है, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ तो इसके कारण नागरिक सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। पश्चिम एशिया में लगभग 80 लाख भारतीय रहते हैं, काम करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं।
यदि युद्ध होता है तो युद्ध इन्हें संकट में डाल सकता है, जैसा कि खाड़ी युद्ध के दौरान हुआ था। तब भारत को लगभग 1.10 लाख भारतीयों को एयरलिफ्ट करके स्वदेश लाना पड़ा था।